नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 अगस्त सन 2026। आज 10वीं तिथि दोपहर बाद 1:59 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। दिल्ली NCR में तेज बारिश तो कई इलाकों में ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बनी। यूपी के 30 गांव में बाढ़ आई तो उत्तराखंड में बद्रीनाथ व गंगोत्री हाईवे बंद हुआ। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, हरियाणा SSC जल्द जारी करेगा भर्ती कैलेंडर। रिश्वत लेने वालों की खैर नहीं, हरियाणा ACB ने 190 अधिकारियों को किया चिन्हित, जल्द होने जा रही है कार्रवाई। सरकार के खिलाफ अनिल विज के सख्त तेवर, बोले फ्री होल्ड पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन होगा तो अनिल विज जनता के साथ खड़ा दिखाई देगा। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक साथ 2 बढ़ोतरी का मिला तोहफा। हिसार में कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था चरमराई, 2 दिन में 600 टन कचरा नहीं उठा, नियमितीकरण और समान वेतन की रखी मांग। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश, तो वहीं कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का अधिकार हरियाणा को मिलना चाहिए। CBI बोली नीट पेपर लीक साजिश महीनों पहले हुई, NTA एक्सपर्ट पेपर तैयार करते समय सवाल याद कर लेते थे। 10वीं 12वीं कंपार्टमेंट अंक सुधार परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, 1000 रुपये फीस, सितंबर में होंगे एग्जाम। दम है तो सिरसा में कार्यक्रम करके दिखाएं, कांग्रेस विधायक गोकुल शेतिया का अपनी ही पार्टी की दिग्गज नेताओं को चैलेंज। हरियाणा के विद्यार्थियों के लिए जरूरी खबर, शिक्षा विभाग ने 9वीं और कक्षा 12वीं में दाखिलों की अंतिम तिथि बढ़ाई। अमेरिका में पहली बार बर्थ टूरिज्म पर रोक, यहां पैदा हुए विदेशियों के बच्चों को नागरिकता नहीं मिलेगी और आम ग्राहकों के लिए UPI फ्री ही रहेगा। विवाद पर वित्त मंत्री की सफाई, 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट चार्ज संभव हो सकता है। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून एक बार फिर से जोर पकड़ गया है। गुरुग्राम के अलावा रेवाड़ी, फरीदाबाद, भिवानी, पानीपत, नारनौल, हांसी, महेंद्रगढ़, नूंह, रोहतक और सोनीपत समेत कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। कई जगह जलभराव की स्थिति देखी गई है। कृषि मौसम विज्ञान विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन ने मौसम का ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि मानसून ट्रफ की अक्षर रेखा की उत्तरी सीमा इस समय फिरोजपुर, रोहतक, शाहजहांपुर, कानपुर, डेल्टागंज और डीगा से होती हुई उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसके प्रभाव से हरियाणा में मानसूनी हवाओं की सक्रियता बढ़ी है, जिससे 7 और 8 अगस्त के दौरान गरज चमक व तेज हवाओं के साथ अधिकतर क्षेत्रों में बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। बारिश के मौसम में बिजली हादसों की आशंका को देखते हुए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने आम लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान टूटे या ढीले बिजली के तारों, खंभों, ट्रांसफार्मरों और मीटर बॉक्स से सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा जल भराव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें, क्योंकि गीली जमीन पर करंट फैलने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। हरियाणा की राजनीति में गुरुवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम सामने आया जब प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी की प्रस्तावित फ्री होल्ड यानी लैंड पॉलिसी को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ बेहद सख्त तेवर दिखाए। उन्होंने दो टूक कहा कि यदि सरकार ने जनता की भावनाओं के अनुरूप पॉलिसी में बदलाव नहीं किया और लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ा तो वे सरकार के साथ नहीं बल्कि अंबाला छावनी की जनता के साथ धरने, प्रदर्शन और संघर्ष में खड़े दिखाई देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अंबाला छावनी की लैंड पॉलिसी बनाई जा रही है और वह अंबाला छावनी के नुमाइंदे हैं। उनसे एक बार भी इस बारे में नहीं पूछा गया। वह एक बार नहीं बल्कि 7 बार अंबाला छावनी से विधायक रहे हैं। इस पॉलिसी में क्या है क्या नहीं है, अंबाला के लोग क्या चाहते हैं, इस पर एक बार भी मुझसे नहीं पूछा गया। अनिल विज ने बताया कि लंबे समय तक लोगों की संपत्तियों की रजिस्ट्री सामान्य रूप से होती रही, लेकिन बाद में रजिस्ट्री में यह लिखा जाने लगा कि केवल भवन या ढांचे की रजिस्ट्री होगी, जमीन की नहीं, क्योंकि जमीन का मालिक सरकार है। यहीं से समस्याओं की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के कारण बैंकों ने संपत्तियों पर ऋण देना लगभग बंद कर दिया, भवनों के नक्शे पास होने में दिक्कत आने लगी, वहीं संपत्तियों का विभाजन और उत्तराधिकारी संबंधी प्रक्रियाएं भी प्रभावित हुई। अनिल विज ने लोगों से कहा कि यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती है और शहर स्तर पर एक मजबूत संघर्ष समिति बनाई जानी चाहिए जो कानूनी लड़ाई भी लड़े और जनता को संगठित भी करे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि आम नागरिकों की संपत्ति अधिकारों की लड़ाई है। अनिल विज का यह रुख केवल अंबाला छावनी तक सीमित नहीं माना जा रहा। यदि सरकार इस नीति में संशोधन करती है तो यह प्रदेश में जनभावनाओं के अनुरूप नीति निर्माण का बड़ा उदाहरण होगा। वहीं यदि मतभेद बने रहते हैं तो ये मामला कैबिनेट, अदालत और सड़कों तक पहुंच सकता है। फिलहाल निगाहें अगली कैबिनेट बैठक पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि सरकार अनिल विज की आपत्तियों को स्वीकार कर नीति में बदलाव करती है या फिर यह मुद्दा प्रदेश के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक का रूप लेता नजर आएगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC जल्द ही भर्ती कैलेंडर जारी करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की मांग पर यह फैसला लिया गया है। सीएम वीरवार को सोनीपत के ICS सेंटर में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम से भी जुड़े। नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा सपने देखना कभी बंद न करें। इन सपनों को पूरा करने के लिए सरकार पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्चे के सरकारी नौकरियां मिली हैं। सीएम ने बताया कि सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहतर तैयारी करने के उद्देश्य से मिशन बुनियाद और सुपर 100 जैसी योजनाएं भी चलाई जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों को विशेष मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। हरियाणा के सरकारी दफ्तरों में रिश्वत लिए बिना काम नहीं करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर अब राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी ACB सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। ब्यूरो ने ऐसे 190 अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर सभी जिला इकाइयों को भेज दी है। संबंधित अधिकारियों को इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ACB प्रमुख अर्शेंद्र सिंह चावला ने बताया कि सूची में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी। यह सूची करीब 6 महीने तक चली गोपनीय निगरानी, शिकायतों के विश्लेषण और खुफिया जांच के आधार पर तैयार की गई है। पहले चरण में 20 जुलाई को 140 नाम और दूसरे चरण में 5 अगस्त को 50 नाम सूची में जोड़े गए हैं। ACB की सूची में शहरी स्थानीय निकाय, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग, बिजली विभाग, आबकारी एवं कराधान विभाग, परिवहन विभाग, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP, पंचायती राज, श्रम विभाग, खजाना एवं लेखा, शिक्षा विभाग, वन विभाग, खाद्य निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग और न्यायिक विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं। हरियाणा की राजनीति में बयानबाजी का दौर तेज होता दिखाई दे रहा है। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल शेतिया ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह को खुली चुनौती देते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सिरसा जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष बेनीवाल पर भी सीधे निशाना साधा और साफ तौर पर कहा कि उनके सिरसा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी तरह की राजनीतिक दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गोकुल शेतिया ने बीजेपी सरकार पर भी सिरसा के विकास को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। गोकुल शेतिया ने कहा कि अगर विजेंद्र सिंह सिरसा विधानसभा क्षेत्र में कोई बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम करके दिखा दें तो वह भी उनके विधानसभा क्षेत्र उचाना में उनसे 100 गुना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए तैयार हैं। गोकुल शेतिया ने कहा कि हर नेता को अपने क्षेत्र में काम करने का विशेष अधिकार है, लेकिन यदि कोई उनके विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा या उनकी राजनीतिक जमीन पर दखल देने की कोशिश करेगा तो वह इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि सिरसा की जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है और वे जनता के सम्मान तथा अपने क्षेत्र की राजनीतिक गरिमा से कोई समझौता नहीं करेंगे। शेतिया ने कहा कि कांग्रेस एक मजबूत संगठन है और पार्टी के नेताओं को मिलकर जनता के मुद्दों पर काम करना चाहिए, न कि एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक माहौल तैयार करना चाहिए। गोकुल शेतिया ने राज्य की बीजेपी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिरसा के विकास को लेकर उन्होंने कई बार खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और विभिन्न मंत्रियों से मुलाकात की है। उन्होंने शहर और जिले से जुड़े विकास कार्यों की सूची सरकार के सामने रखी और बार बार सिरसा के लिए आवश्यक परियोजनाओं की मांग की। शेतिया ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कई मामलों में आश्वासन जरूर दिया, लेकिन उन आश्वासनों पर जमीनी स्तर पर कोई काम होता दिखाई नहीं दिया। हरियाणा शिक्षा विभाग ने कक्षा 9वीं और 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए दाखिले की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त तक बढ़ा दी है। अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबंधित सरकारी और निजी विद्यालयों में विद्यार्थी निर्धारित अवधि तक प्रवेश ले पाएंगे। इस संबंध में सेकेंडरी शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग को भेजे ज्ञापन में बताया था कि अनेक विद्यार्थी विभिन्न कारणवश समय पर दाखिला नहीं ले पाए, लेकिन वे अब प्रवेश के इच्छुक हैं और उनके अभिभावक लगातार स्कूलों से संपर्क भी कर रहे हैं। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य के मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के दिशा निर्देशों के अनुरूप पूरी की जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा शुक्रवार को करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में रोजाना अपराध की खबरें सामने आ रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है और हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित प्रदेश बन गया है। हुड्डा ने कहा कि कानून व्यवस्था को कायम रखना सरकार की पहली जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इसमें पूरी तरह विफलता नजर आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संसद में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य सांसद साल 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी
राजधानी हरियाणा को दिए जाने का मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले ही देश की आबादी में हरियाणा की हिस्सेदारी करीब 2% हो, लेकिन खेलों में प्रदेश का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ और ओलंपिक दोनों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके लिए उन्होंने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और उनकी मेहनत की सराहना की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता की जाति विशेष वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए हुड्डा ने कहा कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी किसी भी जाति का नहीं होता, बल्कि पूरे देश का होता है और देश की प्रतिभा को आगे बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में 17 खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया गया और पदक लाओ नौकरी पाओ नीति लागू की गई, जिसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आया था। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को तेज बारिश हो रही है। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लंबा जाम देखने को मिला। उत्तराखंड में लगातार बारिश से अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी समेत 6 नदियां खतरे के स्तर पर बह रही हैं। वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश में घाट और मंदिर डूब गए हैं। वहीं रुद्रप्रयाग में स्कूल बंद है। राज्य की 132 सड़कें और बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद कर दिए गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। फर्रुखाबाद में गंगा खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। तो वहीं 33 गाँव और 40 सरकारी स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया। दिल्ली में राजौकरी से कापासेड़ा जाने वाली सड़क पर पानी भर गया। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की वजह से शिमला किन्नौर नेशनल हाईवे बंद हो गया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रत्नेश्वर महादेव मंदिर आधे से अधिक डूब गया। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य के 15 जिलों में 1,68,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि गोलाघाट, शिवसागर और जोरहाट सबसे अधिक प्रभावित वाले जिले हैं। वहीं राजस्थान में तेज बारिश का दौर जारी है। भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर में 8 इंच तक बरसात दर्ज की गई है। वहीं आज यानी 8 अगस्त की बात करें तो 20 से अधिक राज्यों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट है। भारत में रोजाना फल सब्जी खरीदने से लेकर कैब के किराए तक के लिए करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में संसद में पेश किए गए बिल के बाद एक बहस शुरू हो गई है कि क्या भविष्य में यूपीआई पेमेंट करने पर ग्राहकों को शुल्क देना होगा। इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्थिति साफ कर दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि आम ग्राहकों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, यूपीआई उनके लिए फ्री ही रहेगा। सरकार और आरबीआई दोनों ने साफ किया है कि आम ग्राहकों से यूपीआई पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आप पहले की तरह ही किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके फ्री में पैसों का ट्रांसफर और खरीदारी कर सकेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि एमडीआर केवल मर्चेंट यानी दुकानदारों व व्यापारियों पर लागू होता है, न कि अंतिम उपभोक्ता या फिर ग्राहकों पर। इससे मिलने वाले राजस्व का इस्तेमाल बैंक और फिनटेक कंपनियां अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और सिक्योरिटी को मजबूत करने में करेंगी, जिसका फायदा अंततः सभी यूपीआई यूजर्स को ही मिलेगा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक की साजिश परीक्षा से कई महीने पहले रची गई थी। एनटीए के एक्सपर्ट्स ने पेपर तैयार करने के दौरान ही सवाल याद कर लिए थे। सीबीआई ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल 94 पेज की चार्जशीट में ये दावा किया है। इनके मुताबिक एक्सपर्ट एनटीए ऑफिस से होटल लौटकर याद किए गए सवाल पर्चियों पर लिखते थे। इसके बाद इन्हें बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क के जरिए छात्रों तक पहुंचाया जाता था। एनटीए की टॉप अथॉरिटी ने 2 महीने पहले ही एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा था कि सालों से जो लोग हमारे साथ काम कर रहे थे उन्होंने ही पेपर लीक कर दिए। लीक किसने किया है, कैसे किया है, ये जांच के बाद का पता चल जाएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सवाल रटकर लीक किए गए हैं। सीबीआई ने इस मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें एनटीए के 3 एक्सपर्ट शामिल हैं। आरोप है कि तीनों ने पेपर तैयार करने और मॉडरेशन के दौरान अपने पद का दुरुपयोग कर पेपर लीक किए। लीक पेपर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, पीडीएफ और अन्य डिजिटल माध्यमों से फैलाए गए। एजेंसी के अनुसार परीक्षा से कई महीने पहले ही कोचिंग संचालकों और बिचौलियों ने एनटीए के तीनों एक्सपर्ट से संपर्क साध लिया था। इनके बीच लगातार बातचीत, मुलाकातें और पैसों का लेन देन हुआ, जिसके जरिए पेपर लीक की पूरी साजिश रची गई। एक्सपर्ट मनीषा गुरुनाथ मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा संजय हवलदार एनटीए ऑफिस में पेपर तैयार करने के दौरान सवाल याद करते थे, फिर होटल लौटकर सवाल पर्चियों पर लिखते थे। इसके अलावा चार्जशीट में मनीषा संजय वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम मधुकर खैरनार और यश यादव को इस नेटवर्क की अहम कड़ी बताया गया है। ये लीक पेपर आगे छात्रों तक पहुंचाते थे। सीबीआई के अनुसार यह पूरा घटनाक्रम साल 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत का है, जब नीट के पेपर तैयार किए जा रहे थे। वहीं सीबीआई के मुताबिक पेपर लीक का मकसद अवैध कमाई और कुछ कोचिंग संस्थानों के रिजल्ट बेहतर दिखाना था।
केंद्र सरकार और भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। 7वें वेतन आयोग के प्रावधानों के तहत महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद बाल शिक्षा भत्ता यानी सीईए और हॉस्टल सब्सिडी की दरों में 25% की वृद्धि कर दी गई है। रेलवे बोर्ड ने संशोधित दरों को लागू करते हुए नया आदेश जारी कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत बाल शिक्षा भत्ता 2250 रुपए से बढ़ाकर 2812 रुपए 50 पैसे प्रति माह कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को प्रति बच्चा 562 रुपए 50 पैसे प्रति माह यानी सालाना 6750 रुपए का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इस भत्ते के लिए अब वास्तविक खर्च के बड़े बड़े बिल जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निर्धारित दर के अनुसार ही भुगतान किया जाएगा। वहीं हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए मिलने वाली हॉस्टल सब्सिडी भी बढ़ा दी गई है। इसकी राशि 6750 रुपए से बढ़ाकर 8437 रुपए 50 पैसे प्रति माह कर दी गई है। या वास्तविक खर्च जो भी कम होगा वही मिलेगा। दिव्यांग बच्चों के मामले में बात करें तो बाल शिक्षा भत्ता सामान्य दर से दोगुना होने के कारण मासिक बढ़ोतरी 4500 रुपए तक पहुंचेगी। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल हरियाणा द्वारा हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के पद पर अस्थायी आधार पर वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार निर्धारित तिथि पर इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के पद पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार का मैट्रिक यानी 10वीं पास होना अनिवार्य है तथा हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स किया होना आवश्यक है। चयन वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं यानी मैट्रिकुलेशन पास होना आवश्यक है तथा हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स किया होना जरूरी है। हॉर्स राइडिंग इंस्ट्रक्टर के रूप में अनुभव रखने वाले एवं एक्स सर्विसमैन को वरीयता दी जाएगी। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। वेतनमान की बात करें तो 35,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि वॉक इन इंटरव्यू में हिस्सा लेने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर चेक कर लें। राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर E20 पेट्रोल पर सवाल उठाए। राहुल गांधी ने करीब 53 सेकंड का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में राहुल गांधी कार की पेट्रोल टंकी खोलते हुए नजर आए। ढक्कन उठाकर अंदर झांका और कहा कि नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में काला है, लेकिन यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली है। इस समय देश में करप्शन की लाइन लगी है। इनमें से एक E20 ईंधन का मामला भी सामने आ रहा है। इसके चलते लोगों की कार और स्कूटर खराब हो रहे हैं। हम इस मुद्दे को उठाएंगे। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट से पहले केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि भारत का बायोफ्यूल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बहुत अच्छा काम कर रहा है। नतीजे काफी बेहतर रहे हैं। कुछ लोग E20 को लेकर बेहद या बेवजह से विवाद पैदा कर रहे हैं। उधर केंद्र सरकार ने कहा कि पेट्रोल में मिलाया जाने वाला एथेनॉल पूरी तरह घरेलू स्रोतों से लिया जा रहा है। सरकार ने 6 अगस्त को भारत द्वारा अमेरिका से बड़े पैमाने पर एथेनॉल आयात करने की मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था। वहीं भारत में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल के इस मिश्रण यानी E20 का विरोध हो रहा है। खासकर साल 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक परेशान हैं। उनका दावा है कि इस फ्यूल से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, साथ ही मेंटेनेंस का खर्च बढ़ गया है। इंजन के पार्ट्स भी जल्दी खराब होते नजर आ रहे हैं। Xiaomi ने भारत में अपना नया मिड रेंज स्मार्टफोन Redmi Note 17 लॉन्च कर दिया है। इस फोन में 8000 mAh की बड़ी बैटरी, Snapdragon 4 Gen 4 चिपसेट और 6.9 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। कंपनी इसमें 4 साल के Android OS अपडेट्स और 6 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स देगी। इसके अलावा इसमें तेजी से स्क्रीन सर्च के लिए सर्कल टू सर्च जैसे AI फीचर्स भी दिए गए हैं। फोन की शुरुआती कीमत की बात करें तो 27,999 रुपए है। इसकी बिक्री 12 अगस्त से प्रारंभ होगी। कंपनी ने Redmi Note 17 को भारतीय बाजार में 2 स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है। 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज की बात करें तो 27,999 रुपए और 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज वाले फोन की कीमत 30,999 रुपए तय की गई है। ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड्स पर 3,000 रुपए तक का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। इसकी सेल 12 अगस्त से Xiaomi की ऑफिशियल वेबसाइट, अमेजन और अधिकृत रिटेल स्टोर्स पर प्रारंभ होगी। फोन को आर्कटिक ब्लू, स्टारलाइट पर्पल और डार्क नाइट कलर ऑप्शंस में खरीदा जा सकता है। धूल और पानी से बचाव के लिए इसे IP65 रेटिंग मिली है। Redmi Note 17 की सबसे बड़ी खूबी की बात करें तो इसकी 8000 mAh की बड़ी बैटरी है। ये फोन 45 वाट वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 22.5 वाट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को सपोर्ट करता है। भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 455 अंक की गिरावट के साथ 78,499 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 65 अंकों की गिरावट रही और ये 24,570 के स्तर पर पहुंच गया। कारोबार में बैंकिंग शेयरों में सबसे अधिक बिकवाली रही, जबकि IT और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं $1 का रेट 95 रुपए 15 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 24 कैरेट सोना लगभग 1,49,470 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी करीब
करीब 2,28,400 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेड करती हुई दिखाई दी। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,37,300 से लेकर 1,38,000 के बीच रहा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।